वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ की तरह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। उसमें हम आज बात करने वाले हैं ताइवान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जानेंगे हिस्ट्री में क्या हुआ था और उसके बाद प्रेजेंट एरा में इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जोर पर है कि आखिर ताइवान को एज ऑब्जर्वर मेंबर डब्ल्यूएचओ की असेंबली मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए या नहीं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसकी सहमति में हैं और कौन से देश हैं जो इसकी खिलाफत में हैं। भारत के सामने कैसे एक कसमकश की स्थिति है और भारत को क्या करना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। आइए इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं। क्या होता है ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन? इसका जिक्र हमने कुछ दिनों पहले किया था क्योंकि ये जो टर्म है अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया एक तरीके का टूल। क्या टूल है ये? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, रेपो ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन आरबीआई ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए ये एक नया टूल माना गया। क्या होगा इसमें? कुछ नहीं बल्कि जो रेपो रेट होता है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को पैसे देती है, वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जाएगा। यानी कि 1 से 3 साल तक के लिए जो रेपो रेट है वो वैलिड होगा। क्या फायदा होगा इसका? लॉन्ग टर्म रेपो रेट कैसे आगे ट्रांसमिशन में मदद करेगा? इससे ये फायदा होगा कि जो बैंक अपने यहाँ का लेंडिंग रेट हमेशा बदलती रहती थी, घटाती बढ़ाती रहती थी, क्योंकि जो रेपो रेट है वो बढ़ते घटते रहते थे, पॉलिसी रेट्स बढ़ते घटते रहते थे, वो चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएंगी और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इससे जो लोन्स आगे दिए जाएंगे बैंकों के द्वारा वो एक निश्चित दर पर लंबे समय तक रखे जा सकते हैं और इसका पूरा पूरा फायदा ट्रांसमिशन में हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे इंडिया अलग है बाकी देशों से पूरे विश्व में? पहले तो जानिए क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम में ही क्लियर है, कॉर्पोरेट को दी गई कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों ज़रूरी है ये? जब कोई कॉरपोरेट किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या फिर सोसाइटी के किसी गोल को पूरा करने में कंट्रीब्यूशन देता है तो माना जाता है कि वो कॉरपोरेट बहुत अच्छा है, बहुत एथिकल है, और ऐसे इससे उनके जो कंज्यूमर हैं उनके भी दिमाग में उनके लिए एक अच्छी छवि बनती है। तो ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इससे दोनों का फ़ायदा होता है, सरकार का भी और कंपनी का भी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इसमें जो बेसिक फैक्ट है और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो जानना ज़रूरी है कि कुछ कंपलसरी प्रोविजन हैं। सीएसआर में कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव ला करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इसको कंपलसरी कर दिया। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है कि अपने यहाँ पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपलसरी मैंडेटरी किया गया है। 2% तक उन कंपनियों को इसमें भागीदारी होना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभानी पड़ेगी, जिनका कि टर्नओवर एक निश्चित समय सीमा तक जाता है और उनके पास 500 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा 2% तक। ठीक है, तो इससे याद रखना है कि दोनों का फ़ायदा होता है, जो कॉरपोरेट है उनका भी फ़ायदा होता है, लेकिन जो सोसाइटी है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको पूरा करना है, उनसे जुड़े हुए जो भी अचीवमेंट्स हैं वहाँ तक जाना है, तो उसमें सीएसआर काफ़ी मदद करता है। ये जो फंड है वो काफ़ी मदद करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी ये इंश्योर करता है। ये अच्छी अच्छी बातें हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एमएफआईज फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नाम से ही क्लियर है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करता हो, फाइनेंस प्रोवाइड करता हो, यानी कि ऐसे लो इनकम पॉपुलेशंस को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर अपने मेंबर को ही लोन प्रोवाइड करते हैं और ये जो लो इनकम पॉपुलेशन वाले सेक्टर्स हैं वहाँ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो एमएफआईज जो हैं वो अब एनबीएफसीज का लाइसेंस चाहते हैं आरबीआई से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस चाहते हैं, ताकि इससे इनका जो एरा है इनका दायरा बढ़ जाए, फंडिंग का इनको ज़्यादा एक्सेस मिल पाए, और ये जो अच्छी चीज़ें हैं इनके साथ इंक्लूड हो जाएंगी। अगर इनको एनबीएफसी का रिकॉग्निशन मिल जाता है तो उसके लिए ये आगे काम कर रहे हैं।
आगे हम डिस्कस करेंगे पीओ एंड एफपीओ। क्या होता है ये पीओ एंड एफपीओ? फुल फॉर्म जानिए, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से समझ पा रहे होंगे, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करता हो। मिल्क प्रोड्यूसर हो सकते हैं, फिशरमैन हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। एक बड़ा लेवल, एक बड़ा एरा, एक बड़ा एरिया। ठीक है, इसमें जब आप उसको छोटे एरिया में लेकर के जाएं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा टाइप जहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो फार्मर हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर फार्मर की बात हो रही है। आपने एसएफएसी का नाम सुना होगा, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एफपीओज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, बट एग्जाम में आने पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पीओ जो है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा टर्म है। कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी हो सकती है, या कोई भी लीगल फर्म हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको समझना है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा एरिया हो गया, और इसमें एक छोटा सा एरिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। अगला टर्म डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये सारे टर्म हमें अभी डिस्कशन में आगे मिलने वाले हैं, तो इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? नाम से क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जब दो लोगों के बीच में। अगर हम फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर है और जो बायर है, फार्मर और उसको जो खरीदने वाले जो लोग हैं, बायर हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं। अब इसमें भी डिवीजन होता है, एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक जो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, वो बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक इनफॉर्मल मार्केट हो जाएगा। वहीं अब जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनेंगे, उसकी बात करेंगे, तो ये एक फॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जब शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त हो रहा हो, मार्केट उस चीज़ को रेगुलेट कर रही हो, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, जहाँ पर दो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कोई भी इनफॉर्मल मीटिंग वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में, जो बायर हैं और जो सेलर हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि फ्यूचर के इस डेट पर इतना सामान खरीद लिया जाएगा और वो इस दर पर खरीदा जाएगा। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। डिफरेंस क्लियर रखना है आपको। ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। जो लोग उसको लिख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उनको वेरी वेरी थैंक्स, और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जो लोग अभी सोच रहे हैं वो आंसर लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं, कंपलसरी पार्ट है यूपीएससी के एग्जामिनेशन का। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई हेल्प चाहिए, आपको आंसर राइटिंग में ट्रेनिंग चाहिए, ऐसे कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो रही हो, तो उसका एक फॉर्मल आपको जुड़ना पड़ता है इंस्टीट्यूशंस के साथ। उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8750069419। आपको जो भी जानकारी है आंसर राइटिंग से जुड़ी हुई, क्या फीचर्स हैं, कैसे ट्रेन किया जाता है आपको, वो वहाँ पर बताया जाएगा। खैर, आपको यहाँ आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करते रहना है, और डिस्कशन के दौरान हम सारे फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको काफ़ी मदद पहुँचाते हैं आंसर राइटिंग में। तो आइए शुरू करें। आज का सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग टॉपिक वो है जुड़ा हुआ ताइवान से। शुरुआत करते हैं ताइवान के ओरिजिन से। आखिर कहाँ से शुरुआत होती है? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाएंगे कब? 1948 में, जब समय था सिविल वॉर का। चाइना में सिविल वॉर शुरू हो चुका था। किसके किसके बीच में? दो पार्टी इमर्ज हो रही थी, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट के जो प्रमुख थे, आप कह सकते हैं, वो थे चियांग काई शेक। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक और पार्टी इमर्ज होती हुई आगे बढ़ रही थी, माओ जेडोंग। इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था? इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन सी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, चाइना में क्या अडॉप्ट होना चाहिए, कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म। जाहिर तौर पर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद थे, और वहाँ पर बात बनी नहीं, और ये दोनों अलग हो गए। अब इसमें चियांग काय शेक की जब हम बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा उस समय में लगता है कि वो या उनकी पार्टी जो है वो हार जाएगी वहाँ पर। तो वो उस जगह को छोड़ना, यानी कि जो मेन लैंड था चाइना का, उसको छोड़ना सही समझते हैं, और वहाँ से हट करके चले आते हैं इस आइलैंड पर। इस आइलैंड का नाम है फॉर्मोसा आइलैंड। ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, इसलिए इसका नाम फॉर्मोसा दिया गया था।
और इसी आइलैंड का नाम ताइवान आज जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ताइवान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में से एक है। ये अपने आप को सॉवरन मानते हैं। एक और बेसिक फैक्ट यहाँ पर जान लीजिए कि जो चियांग काई शेक थे, उन्होंने अपने आप को बताया रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि हम ओरिजिनल चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना हम हैं। और जो माओ जेडोंग थे, जो चाइना में, यानी जिसको आज आप और मैं चाइना बोलते हैं, उस चाइना में उनको उन्होंने कहा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात हो रही हो तो आप मेन चाइना को समझेंगे, माओ जेडोंग के चाइना को समझेंगे। और जब आप रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करेंगे तो आप ताइवान की बात करेंगे, यानी कि जो चियांग काय शेक थे उनकी आइडियोलॉजीज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, आपको आर्टिकल को समझने में मदद करेगा। अब देखिए, इस सिचुएशन को आप ले जाके कंपेयर कर सकते हैं जो आज का कंडीशन है भारत पाकिस्तान के बीच में। खैर एकदम सिमिलर तो नहीं है, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि दुखती नस ऐसी ही है। जिस तरीके से आज पीओके का मुद्दा है भारत के लिए, और इसके लिए जो पाकिस्तान और भारत के बीच में इतने ज़्यादा मतभेद हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में स्थिति है। ठीक है, अब चाइना बोलता है कि ये वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं और पूरे विश्व को वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए ताइवान को चाइना का पार्ट मानना चाहिए, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है या अलग से कोई भी डील ताइवान के साथ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अदर कंट्रीज़ हैं वो जो ताइवान है उसको सॉवरन ही समझते हैं और उसी तरीके से ताइवान के साथ अलग से डील भी करते हैं। खैर ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा पॉलिटिकल इशू है। अभी ये इशू क्यों न्यूज़ में है? अभी इसलिए न्यूज़ में है, चलते हैं करंट न्यूज़ की तरफ। WHO की मीटिंग होने वाली है इसी वीक में, और WHO की मीटिंग बहुत अहम है इस बार। क्यों? क्योंकि मुद्दा होगा कोरोना वायरस का। ताइवान न्यूज़ में कैसे आया? ताइवान न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ताइवान को एज एन ऑब्जर्वर मेंबर वहाँ पर इनवाइट करने का सोचा जा रहा है। WHO की असेंबली मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर ऑब्जर्वर की तरह ताइवान को बुलाए जाने पर ऑब्वियसली चाइना का रुख बिल्कुल सही नहीं है। चाइना इस बात से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि चाइना इस बात को हमेशा से रिफ्यूज़ करता है। ताइवान को कोई भी सॉवरेन एंटिटी की तरह ना समझा जाए, ये चाइना का मानना है। लेकिन बाकी देश क्या मान रहे हैं? जो कोरोना वायरस से प्रभावित देश हैं, जो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ताइवान को एज एन ऑब्जर्वर मेंबर WHO के असेंबली मीटिंग में ज़रूर बुलाया जाना चाहिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ताइवान ने अपने यहाँ पर बहुत अच्छे से कोरोना वायरस को डील किया है। ताइवान ही वो देश था जिसने कि दिसंबर में इस बात को पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की थी कि कोरोना वायरस कितना बड़ा संक्रमित ये बीमारी हो सकती है और पूरे विश्व को अपने चपेट में ले सकती है। इसने WHO को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन WHO ने ताइवान का साथ उस समय नहीं दिया। तो खैर ये सारी जो बातें हैं वो इस बात को और ज़्यादा जोर देती हैं कि ताइवान का वहाँ पर होना, उस मीटिंग में होना काफ़ी ज़रूरी है, जब मुद्दा टेक्निकल है, जब मुद्दा कोरोना वायरस से लड़ने का है और इसमें सभी लोग आ रहे हैं। अब इसमें दिल्ली का क्या स्टेक है, इंडिया को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इंडिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी वीक में सारी चीज़ें तय है कि इंडिया को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन इलेक्ट होना है WHO में, और इसके ज़रिए जो बोर्ड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो असेंबली के वर्क को एडवाइस करे, उसको फैसिलिटेट करे। अब यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल इश्यूज़ को देखते हैं तो उसके हिसाब से ताइवान को ज़रूर बुलाया जाना चाहिए। और वहीं जो दूसरे देश हैं जो भारत के साथ एज अ पार्टनर अभी काम कर रहे हैं, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कोरोना वायरस क्राइसिस में एक दूसरे के सपोर्ट में है, समर्थन में है, साथ दे रहे हैं, उनका ये मानना है कि ताइवान का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बार के WHO असेंबली मीटिंग में। वहीं दूसरे जो देश हैं इंक्लूडिंग बीजिंग, उनका ये मानना है कि भारत को उनका जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको बता दें कि अभी तक भारत वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता आया है, और अगर हम वन चाइना पॉलिसी की तरफ देखते हैं तो फिर उस हिसाब से ताइवान को अलग से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस पर और कुछ बातें हैं, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ना तो किसी डर से और ना ही किसी जलन से ये सवाल सुलझाने चाहिए। जहाँ तक मुद्दा है ताइवान के सवाल का कि ताइवान को आना चाहिए या नहीं,
इसके लिए भारत को न्यूट्रल होने की आवश्यकता है, ना ही उसको चाइना से डरने की ज़रूरत है और डर करके ये कहने की ज़रूरत है कि ताइवान को नहीं आना चाहिए, और ना ही इसको किसी जलन से कि अगर आपने कोई मौका नहीं छोड़ा यूएनएससी में कश्मीर के इशू को डिस्कस करने का, तो हम क्यों ये मौका छोड़ दें। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अच्छा मौका है भारत के लिए, जब चाइना उसी सेम कॉइन पर है जहां पर कुछ दिन पहले भारत था, तो इसको इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे किसी भी टॉपिक को ना सोचते हुए बहुत ही न्यूट्रल डिसीजन लेने की ज़रूरत है भारत को। कुछ लोगों का मानना है जब बीजिंग वन इंडिया पॉलिसी को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वाई दिल्ली ब्लाइंडली फॉलो वन चाइना पॉलिसी, तो फिर क्यों भारत ब्लाइंडली वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करे। अब मुद्दा है किस अप्रोच को देखा जाए। पास्ट अप्रोच की बात करें तो भारत वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, वहीं बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में इस समय जो स्थिति है वो थोड़ा सा अपसेट माहौल बना हुआ है, क्योंकि बॉर्डर पर आप देखिए लगातार कुछ ना कुछ मिलिट्री टेंशन्स चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजिंग के वीटो पावर की बात करें तो इंडिया कांट अफोर्ड, दिल्ली कांट अफोर्ड, कई सारे ऐसे मल्टीलेटरल इशूज़ हैं जहां पर अभी चाइना से सीधे टक्कर लेना भारत के लिए सही साबित ना हो। ये सारे अजम्पशंस हैं जो आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। कंक्लूजन ये कहता है कि हमारा जो इतिहास है उसी बात को हमें दोहराना चाहिए। मिडिल पाथ को चुनना ही एक सेंसिबल रास्ता भारत के लिए हो सकता है। तो इस पे देखते हैं कि आगे कैसे क्या डिसीजंस लेते हैं और इंडिया किस तरीके से चाइना को या ताइवान को सपोर्ट करता है। यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस बात पर शुरुआत से ही इम्फेसिस किया गया है कि टेक्निकल इशू क्या है। टेक्निकल इशू ये है कि ताइवान ने कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से डील किया है, तो इसलिए उस कंट्री का उस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है जो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और मिडिल पाथ हो सकता है भारत के लिए, जिससे कि वो ताइवान को और आगे ऑब्जर्वर मेंबर की तरह अप्रिशिएट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है स्वराज की बात करेंगे। इंडिया के लिए हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, बहुत सारे एलोकेशंस हुए, अनाउंसमेंट्स हुए। कैसे ये आगे आने वाले समय में हमारे एम्बिशंस को पूरा करेगा। यहाँ पर बात हो रही है पर कैपिटा इनकम और ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें कंपैरिजन से। इंडिया के बैकग्राउंड को अगर देखें, जब कोरोना वायरस से थोड़ा पीछे जा करके देखते हैं तो उस समय में भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा खासा आगे बढ़ रही थी। अगर आप बात करते हैं जीडीपी के टर्म में तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके थे, ठीक है, और कुछ सालों के बाद 5 सालों के बाद हो सकता है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते थे, और हमारा इवन प्लान भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर जीडीपी के टर्म में बात करते हैं तो इंडिया काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट पर कैपिटा जीडीपी। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, तो इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी उस हिसाब से नहीं कही जा सकती है। और यहाँ पे इनका कहना है कि जब हम गांधी जी के स्वराज की बात करते हैं, गांधी जी के स्वराज को अचीव करने का ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है जब हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं आर्टिकल किस तरफ जा रहा है। आर्टिकल का कहना है कि जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुए हैं आत्मनिर्भर भारत को, यानी कि इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट भारत को बनाने की, उससे जो गांधी जी का स्वराज था, स्वराज का एक्चुअल मतलब गांधी जी ने हमें बताया था। इसका मतलब उन्होंने बताया कि ये सेल्फ रूल होता है, और वो जो सेल्फ रूल है उस एम्बिशन को, उस टारगेट को हम इस आत्मनिर्भर भारत से अचीव कर सकते हैं। आवर कलेक्टिव पॉलिटिकल स्वराज हैज़ नॉट ऑलवेज ट्रांसलेटेड इनटू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्वराज। अभी तक कई सारी चीज़ों की कमी रही, फॉर्मलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, फाइनेंशलाइजेशन एंड स्किलिंग। तो इंडिविजुअल लेवल पर इन चीज़ों की कमी रही, जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर अभी तक नहीं बन पाए थे। और अब ऐसा लग रहा है कि इस स्कीम के बाद जो गांधी जी का विजन था हम उसको अचीव कर लेंगे। कुछ जो मेजर पॉलिसी हैं उसके मेजर्स उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर टारगेट क्या किया गया है। टारगेट ये किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हंगर तक लेके जाता है उसको हमें अवॉइड करना है। इलिक्विडिटी को, यानी कि जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि इलिक्विडिटी क्या करती है, इंसॉल्वेंसी तक पहुंचाती है। तो ये जो दोनों मेन चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिक्विडिटी, इसको हमें अवॉइड करना है, ख़त्म करना है। इसीलिए इसमें अच्छा खासा अमाउंट
दिया गया है, अनाउंस किया गया। एग्रीकल्चर को अच्छा खासा पैकेज दिया गया 1.63 लाख करोड़ रुपीस का। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, हर एक सेक्टर को टारगेट किया जाता है। नॉन बैंकिंग लिक्विडिटी पैकेजेस भी 5.9 लाख करोड़ रुपीस का, जिसमें कि MSME से लेकर के MFIs, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस, हर एक सेक्टर को चुना गया। माइग्रेंट फार्मर पैकेजेस की बात करें तो वो भी 3.16 लाख रुपीस का है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के फार्मर वर्किंग कैपिटल और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स तक पैसे को पहुंचाया जाएगा। अगला पैकेज है वेलफेयर एंड हेल्थ पैकेज। देखिए, ये सारे आंसर राइटिंग में आपको बहुत मदद पहुंचाने वाले हैं, तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने नोट में, अपनी कॉपी में, जो भी ये फैक्ट्स हैं कि 1.8 लाख करोड़ रुपीस दिए गए वेलफेयर एंड हेल्थ पैकेजेस के लिए, जिसमें कि मनरेगा, इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वहीं RBI के द्वारा जो मेजर्स लिए गए उसमें भी काफ़ी अमाउंट आगे दिया गया। उसके बाद रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस चलाए गए, पॉलिसी कट किया गया, CRR को कट किया गया। तो जितने तरीके से RBI अपने मेजर्स ले सकती थी उन्होंने भी लिया। एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन एयरलाइंस, डिफेंस, ये इनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, जहाँ पे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, APMC, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये क्या चीज़ें और बताता है। पहले तो कोई फिजिकल बॉनफायर नहीं है। देखिए, इसको आपको समझना है कि इतना बड़ा जो स्कीम लाया गया है, इसमें ये चर्चा हो सकती है कि क्या इससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, इससे फिजिकल डेफिसिट अभी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने गारंटी देने की बात की है इस वक्त। ठीक है, सरकार ने इसीलिए डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं दिया है, एक बैंक के थ्रू सरकार जा रही है और वहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है और उसमें गारंटी दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट अभी होने का कोई ऐसा चांस नहीं है। इंस्टीट्यूशनल असॉल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, RBI ने अपना रोल प्ले किया है और पहली बार एक स्पेंडिंग पावर की तरह यहाँ पर RBI ने अपना रोल प्ले किया है, पॉलिटिकल मेन फील्ड से हट करके। यानी कि अभी तक जो चीज़ें होती थी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट मैनेज करना है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से बाहर नहीं जाना, और इन सब चीज़ों में RBI फंसी रहती थी। तो उससे हट करके RBI ने अपना एक रोल प्ले किया। फिर पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन जो है वो भी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बारे में सोचा, प्राइवेट सेक्टर के बारे में नहीं सोचा। आप देखिए कि 4 दिन के जो अनाउंसमेंट है उसमें सरकार ने कॉरपोरेट के लिए भी एक अच्छे खासे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया, MSMEs के लिए इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारे जो मॉडल हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर किसी को शामिल किया गया इस स्कीम में। जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये स्कीम है, ये स्टेप है, इसमें हर किसी को लिया गया है, सिर्फ एक तरफा अभियान नहीं रखा गया। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये इससे जो हमारा मेन टारगेट है हम उसको अचीव कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आगे क्या होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का 2.0 भी आना चाहिए और उसका मेन एम होना चाहिए कुछ रिफॉर्म। अभी तक हमने रिफॉर्म की बात तो नहीं की, अभी हमने बचाने की बात की है। अगला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो सिविल सर्विस रिफॉर्म होना चाहिए, गवर्नमेंट रिफॉर्म होना चाहिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म होना चाहिए, इसके अलावा अर्बन रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, स्किल रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म। इतने सारे रिफॉर्म्स हैं जो आगे 2.0 में हमें लेकर के आने हैं, ताकि जो हमारा एम है, टारगेट है, वो पूरा हो सके। अ मॉडर्न स्टेट विद अ फ्री इकोनॉमी। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझना है कि जब हम शुरुआत पे चलते हैं, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, पर कैपिटा इनकम से स्टार्ट किया था। तो कहीं किसी देश का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा कब होता है, या कहीं किसी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी कब होती है, जब वहाँ पर फ्री इकोनॉमी होती है। ये कहना चाहते हैं स्लाइड में, आप समझिए इसको, कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, उनके जो सोशल इंडिसेस हैं, देखिए वो बहुत अच्छे हैं, दे आर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़। उनके यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनके यहाँ पर इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उनके यहाँ पर बाकी के जो इंडिसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, करप्शन कम है। आप हर एक जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन रिपोर्ट आती हो, तो हर चीज़ में आप देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आपको ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखें तो डेनमार्क तीसरे नंबर पर है, नॉर्वे 7th पर है, स्वीडन 12th पर है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल उठाया गया कि आखिर अमेरिका ने अपने यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट को सस्टेन कैसे किया है, क्या कारण है।
उसके पीछे कारण है वहाँ के लोगों की अपने आप की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, वहाँ की जो कंपनियां हैं। अगर आप सिर्फ न्यूयॉर्क का एग्जांपल ले लीजिए तो न्यूयॉर्क में जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं उसमें से 25 ऐसी कंपनियां हैं, लार्जेस्ट जो कंपनीज हैं, उनका जो टोटल टर्नओवर है, टोटल रेवेन्यू है, वो जर्मनी के जीडीपी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वेलफेयर स्टेट को यूएसए इसलिए कैपेबल है संभालने में, सस्टेन करने में। इसके पीछे सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि इनके पास वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, इनके पास वो कैपेबिलिटी है, इनके जो कंपनियां हैं वो इतनी सशक्त हैं, इनके यहाँ जो सिटीजन्स हैं उनका पर कैपिटा इनकम $55,000 है। तो इससे जो इकोनॉमी है वो फ्री इकोनॉमी है, और इससे वहाँ पर जो वेलफेयर स्टेट है वो आज तक सस्टेन रहा है। भारत के साथ क्या दिक्कत है, भारत के साथ लैक ऑफ रिसोर्सेज भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा लैक ऑफ इंटेंशन था, हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्स रहा है, और उसको ही अब हम पूरा करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को हम अवेलेबल करवाना चाहते हैं। अब इसमें CSR का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और अदर जो भी स्कीम्स लेकर के आ रही है सरकार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार अच्छा करते जा रहे हैं। तो ये एक एक करके स्टेप्स लेते जा रहे हैं, करप्शंस को कम कर रहे हैं, ब्लैक मनी को कम कर रहे हैं, और इन शॉर्ट कॉरपोरेट टैक्स को देखिए काफ़ी कम कर दिया गया भारत में, ताकि जो बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ आकर के इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अब ऐसा लगता है कि जो हमारा एम्बिशन है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया को बनाना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले किसी भी तरीके के शॉक को इंडिया आसानी से झेल पाए। क्योंकि अभी जो स्थिति है वो पूरे वर्ल्ड में है, कोरोना वायरस की वजह से हर जगह पर एक क्राइसिस है, एक प्रॉब्लम है, और ये जो वॉर होने वाला है, इसका जो एक इम्पैक्ट हर एक इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, वहाँ से हम खुद को तभी बचा सकते हैं जब हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। तो अभी तक भारत में क्या दिक्कत रही थी, दिक्कत थी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की। इनका कहना है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो नॉर्म्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मतलब फ्री इकोनॉमी इतना ज़्यादा नहीं था, तो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी भारत में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई थी। और अब हमने जब इतना अपनी इकोनॉमी को खोला है, उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि हम जल्द ही इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे। एक बहुत अच्छी बात से अंत करते हैं, इकबाल जी का लिखा हुआ है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। यानी कि एक फाल्कन का काम होता है उड़ना, फ्लाई करना, और वही काम है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी को जब हम खुला छोड़ेंगे, फ्री करेंगे, तो वो अपने आप आगे उड़ती चली जाएगी। अगला आर्टिकल देखेंगे, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने एग्रीकल्चर पर, इसकी हम बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स प्रिलिम्स बेसिस पर आपको मिलने वाले हैं। इनका कहना है कि ग्रेट पैकेज अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, 11 मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इन्होंने हर एक सेक्टर को चुना, बी कीपिंग हो, फिशरीज हो, फार्मर्स के लिए हो, टोमेटो, अनियन, पोटैटोज, हर एक सेक्टर को रिनाउंस करने के लिए यहाँ पर पैकेजेस को अनाउंस किया गया। और इनका कहना है कि ये जो 11 मेजर पॉइंट्स थे उसमें इनको 3 पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव लगे। वो कौन से 3 मेजर पॉइंट्स हैं? पहला, सरकार का ये फैसला कि इन्होंने जो फूड आइटम्स थे, हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट डे में, कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, दैट इज़ फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स को एक्सक्लूड करने पर जो फ़ायदा मिलेगा उसका हम आगे जिक्र करने वाले हैं। उसके बाद हैविंग बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई बैरियर नहीं लगाया जाएगा, बैरियर फ्री ट्रेड किया जा सकता है अब। और तीसरा फैसला, दैट क्रिएटिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि अब जो बायर है वो फार्मर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्राइस तय कर सकता है, जब सोइंग, जब बोने का समय आता है उसी समय बात हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और आगे के लिए काम शुरू हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं जहाँ पर फार्मर को काफ़ी सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। अब पूरा का पूरा मामला जो है वो मार्केट में चलेगा, ध्यान दीजिए, अभी हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, तो कंक्लूजन जो हमें मिलने वाला है वो कुछ ऐसा होगा कि इस इतने सारे रिफॉर्म के बाद फार्मर को अपनी सिक्योरिटी मिलेगी, राइट, जो कंज्यूमर है वो फ्री रहेंगे, और पूरा का पूरा मामला जो है वो मार्केट में रन करेगा ट्रेडर्स के बीच में, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। वाई आर दे गेम चेंजर, कैसे ये गेम चेंजर्स का रोल प्ले करेंगे। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, जब हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के फीचर्स को देखते हैं तो काफ़ी सख्त लगता है वो, उसमें होर्डिंग को मना किया गया है, और हर तरीके से
रेगुलेट किया जा सकता है, प्राइसेस को रेगुलेट किया जा सकता है, कितने दाम पर बाहर बेचना है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का प्लान बनाया गया था। क्योंकि इसको जिस समय में लाया गया था इस एक्ट को, तब भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत स्कैरसिटी थी, फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे भारत में, और उस समय एक के बाद एक फमाइन्स आते रहते थे लगातार। तो वो तो हमने जब मिड 60s में जा कर के PL480 को इम्पोर्ट किया, वैरायटी ऑफ वीट यूएस से, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी में धीरे धीरे हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स ज़्यादा होने शुरू होते गए, बहुत सारे रिफॉर्म हुए, और तब जाकर के आज भारत इस स्थिति में है कि वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है राइस के मामले में, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बोथ वीट एंड राइस आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद किसी का नंबर है तो कौन है वो? भारत की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम वीट और राइस के, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं राइस के। तो आज इंडिया इस लेवल पर है, तब जा कर के भारत में ये सोचा गया कि अब ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसके रूल इतने सख्त हैं, उसको थोड़ा आसान बनाया जाए। तो जब इसको आसान बनाया जाएगा तो क्या होगा? स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आज भारत में स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए तब की स्थिति जो थी, अगर हम 50s 60s की बात करें, तब फूड ग्रेन ज़्यादा नहीं थे। आज की स्थिति क्या है? आज सरप्लस में हमारे पास ग्रेनरीज है, हमारे पास सरप्लस में फूड ग्रेन्स हैं, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जब उपजाऊ होते हैं चीज़ें, जब फसल कट करके आती है, तो जो फार्मर्स हैं उसको लेकर के मार्केट में पहुंचते हैं। अब जब सारे फार्मर्स इकट्ठा मार्केट में पहुंचते हैं तो क्या होता है? उसका सामान का दाम बिल्कुल नीचे चला जाता है, और इससे फार्मर का नुकसान होता है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हमारे पास स्टॉक लेवल ज़्यादा नहीं होता, जो ट्रेडर्स हैं उनके पास स्टॉक नहीं होता, बिकॉज वो होर्डिंग कर नहीं सकते, अपने पास इकट्ठा सामान कर नहीं सकते। तो फिर अचानक से कुछ दिन के बाद सामान का दाम एकदम बढ़ जाता है, तो फिर कंज्यूमर का नुकसान होने लग जाता है। तो इस तरीके से ये अप्स एंड डाउन्स, इतनी वोलेटिलिटी जो है मार्केट में, उसके पीछे एक कारण ये भी है। तो इसलिए भी एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक्ट को रिलीज़ करना और थोड़ा उसको आसान बनाना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए इससे क्या होगा, ये जो अमेंडमेंट लाया गया है लास्ट वीक में, इससे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं उसको भी हम देखेंगे। तो इनका कहना है दैट इम्प्लीमेंटेड द राइट स्पिरिट। अगर इसको राइट स्पिरिट से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करेगा, जो भी बैकलॉग थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे फार्मर्स और कंज्यूमर के साथ, उनको ख़त्म करेगा और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। दूसरा, द प्रपोज्ड सेंट्रल लॉ टू अलाउ फार्मर टू सेल एनीवन आउटसाइड द APMC यार्ड। अभी तक क्या था? APMC एक्ट के तहत जो फार्मर हैं वो, उनको मंडी में ही अपने सामान को लेकर के जाना पड़ता था, इसके अलावा वो बाहर उसके खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसको आसान बना दिया, और ये क्या करेगा? एक कंपटीशन क्रिएट करेगा अमंग द बायर। पहले कंपटीशन फार्मर के साथ हो जाता था, फार्मर्स सारे अपने सामान को लेकर के मंडी पहुंचते थे और उनको वो दाम नहीं मिल पाता था जो वो एक्सपेक्ट करते थे, जो वो डिज़र्व करते थे। अब फार्मर नहीं बल्कि जो बायर्स हैं उनके बीच में एक कंपटीशन आ जाएगा, बिकॉज अब फार्मर्स APMC के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। और इससे जो फ़ायदे हैं उसको देखते हैं। दैट प्रपोज लॉ विल ओपन मोर चॉइसेस। फार्मर के पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, उनका इनकम इम्प्रूव हो जाएगा। तो इससे जो हमारा एक एम्बिशन और है फार्मर के इनकम को डबल बनाने का 2022 तक, उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। और लगातार कई सारे आर्टिकल में ये सुझाव दिया भी गया था कि APMC एक्ट को में जो फूड क्रॉप है, फूड आइटम्स है, उसको बाहर किया जाना चाहिए ताकि फार्मर का फ़ायदा हो सके। तो एसेंशियल कमोडिटी में हमने डिस्कस किया था कि जो चीज़ें एसेंशियल हैं उसको रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि उसका जो सामान है वो उसका दाम इतना ना बढ़ जाए कि लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मर को लेकिन फ़ायदा पहुँचाना है, तो इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा आसान बनाया गया इनके लिए। बाय रिमूविंग बैरियर्स इन इंटरस्टेट ट्रेड एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ एग्री गुड्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को आसानी से मूव कराया जा सकता है। इसके पहले क्या होता था? कुछ राज्य सरकार रोक देती थी, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिनों पहले का एक इवेंट था जब पोटैटोज़ के मूवमेंट को रोक दिया था, राइट। ऐसा ही सेम ओडिशा में हुआ। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काम करती है, उसको अब यहाँ पर नहीं किया जाएगा, और इससे पूरे ओवरऑल इंडिया में जो फ्लो है एग्री प्रोडक्ट्स का वो हो पाएगा। कॉमन मार्केट का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। इसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ को और क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड फॉरवर्ड प्राइसेस,
इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है। तो यहाँ पर अब जो बायर है और जो फार्मर है उनके बीच में पहले ही ये तय हो जाएगा कि किस दाम पर वो सामान को बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं। इससे जो फार्मर है उनका नुकसान नहीं होगा, राइट। एंड हाउ टू इंश्योर ऑप्टिमल रिजल्ट, कैसे ऑप्टिमल रिजल्ट लिया जाए यहाँ पर। सो अब देखिए इन सारी चीज़ों में जो मेन चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाए जाएं बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी इंटरेस्ट। लोकल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखते हुए इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि मेंबर्स फार्मर होने चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, एफपीओ की बात कर रहे हैं। दिस विल हेल्प इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ऑल्सो इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर। जब आपके पास एक यूनिटी होती है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, तो आपकी जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ जाती है। फार्मर का अगर एक इस तरीके का यूनियन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा जो फॉर्मल होगा, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, कितना ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, क्या रेट चल रहा है, जब सारी बातें उनको पता चलेंगी, उनको अवेयरनेस होगा, तो अपने आप ही उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इम्प्रूव होंगी। नबार्ड हैज़ टू इंश्योर दैट ऑल एफपीओज गेट देयर वर्किंग कैपिटल 7% इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे नाबार्ड का भी अपना रोल है जो उनको प्ले करना होगा। तो इन शॉर्ट ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं, और बहुत अच्छा रिफॉर्म सरकार लेकर के आई है, फार्मर्स के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है, गवर्नमेंट हैज़ श्योरली शोन अ विलिंगनेस टू वॉक द राइट पाथ एंड डिजर्व कॉम्प्लीमेंट्स। जाहिर तौर पर सरकार की बहुत तारीफ हो रही है अलग अलग सेक्टर्स में भी, चाहे आप एमएसएमईज की बात कर लीजिए, फार्मर सेक्टर की बात, एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, तो सरकार को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। बस ज़रूरत है इसके राइट इम्प्लीमेंटेशन की। अभी जो गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर के आई है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये एक राइट टाइम है जब उन्होंने इस पूरे रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है, और इसको जितने अच्छे से और इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वो एग्रीकल्चर को उतना ही ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाएगा। आपको बता दें कि अभी एग्रीकल्चर को बहुत होप की दृष्टि से देखा जा रहा है, इसमें अभी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है, आगे एक्सपेक्टेशन भी बहुत अच्छे हैं। देखिए सारे माइग्रेंट लेबरर्स कहाँ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो एग्रीकल्चर पर अभी कुछ दिनों तक टिके रहने वाले हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर को और रिफॉर्म किया जाए और साउंड बनाया जाए, और उस पर जो हमारी इतनी पॉपुलेशन टिकी है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। आज देखते हैं 5 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कल इसको मैं डिस्कस करूंगी इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ताइवान इज सिचुएटेड, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, फॉर्मोजा, क्यूरिल, पारासेल, नन ऑफ द अबव, बताना है राइट आंसर। अगला सवाल है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से जुड़ा हुआ 2 स्टेटमेंट हैं। लॉन्ग टर्म लेंडिंग इज डन बाय द आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रेपो रेट ऑपरेशन। सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जुड़ा हुआ, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। इसमें 2 स्टेटमेंट है, इट प्रिवेंट्स होर्डिंग ऑफ सीरियल्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। Recently, government has proposed amending this provision and decriminalizing the hoarding of the cereals. सही बताना है, सही आंसर कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला सवाल आपसे पूछा गया है फ्यूचर मार्केटिंग और फॉरवर्ड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ। फ्यूचर मार्केटिंग इज डन थ्रू ओवर द स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरवर्ड मार्केट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन एडवांस। सोचना है, पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, और फटाफट इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला सवाल है सीएसआर से जुड़ा हुआ। कॉर्पोरेट कंपनी हैज टू स्पेंड 2% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन द सोसाइटी। प्रॉफिट शुड बी मोर देन 100 करोड़, प्रॉफिट शुड बी मोर देन 100 करोड़, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आपको अपने 5 फ्रेंड्स को सिर्फ शेयर करना है, बाकी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ 5 दोस्तों को या किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं, कीप स्टडिंग।